नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के बारे में कि कौन कौन से इसने सैन्य सुधार किए। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का एक महान शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शासक बनने के बाद में कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें इसने प्रशासनिक सुधार किए जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सैन्य सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इसके जो प्रशासनिक सुधार थे, तीनों ही पार्ट जो है उनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो था सैन्य सुधार, दूसरा जो है इसकी राजस्व व्यवस्था, और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और आ जाती है इसकी बाजार व्यवस्था। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए, कुछ आमूल में परिवर्तन किए और बहुत ही इम्पोर्टेंट सुधार किए। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसके सैन्य सुधारों के बारे में, किसने कौन कौन से सैन्य सुधार किए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और यह जो था साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था, कि साम्राज्यवादी सोच रखता था। इसके द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी को सपना देखता था कि विश्व विजय बनने का, या सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त करना चाहता था। इसके अलावा जो था अलाउद्दीन खिलजी जो था पूर्णतः निरंकुश और स्वेच्छाचारी जो है सुल्तान था। और हम देखें, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी शासक को अगर विश्व विजय बनना है, या जो कि साम्राज्यवादी सोच रखता है, यानी उसको अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक अच्छी और सुदृढ़ सेना होने की बहुत ही आवश्यकता है। यानी उसके पास जो है एक अच्छी सेना होनी चाहिए, उसके सैनिक जो है कुशल होने चाहिए। और अगर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पहले अगर हम देखें तो सैन्य व्यवस्था जो थी इतनी सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि उसमें जो था सेना एक नियमित सेना का अभाव था। उसके अलावा सैनिकों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा भले उसको व्यक्ति सैनिक को लेकर हो चाहे घोड़े को लेकर हो, तो ये सारा कुछ उसके सामने कुछ समस्याएं आई थी शासक बनने के बाद, जिसके बाद इसने जो है सैन्य सुधारों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और उनमें अच्छे सुधार लाया वो अपनी सेना के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है करीब 4,75,000 सेना इसकी बताई जाती है। तो इतनी विशाल सेना को जो है संभालने के लिए, या उस सेना में कुशलता के लिए, उनमें सैन्य सुधारों का होना जरूरी था। तो इसने क्या क्या सैन्य सुधार किए वह सारा कुछ आज इस टॉपिक में देखेंगे। और दोस्तों, टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये तीनों ही सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम जिसमें हिस्ट्री पार्ट हो वहाँ सवाल पूछा जाता है। तो आज जो हम सैन्य सुधारों के बारे में देखेंगे, तो दोस्तों इसके बाहर का कोई सवाल आने की शायद ही संभावना है, कि जो सैन्य सुधारों के अंतर्गत आज जो जो पॉइंट हम देखेंगे और जो जो सुधार हम देखेंगे, समस्या और सुधार दोनों को आज हम एक ही जगह देखेंगे, तो उनके बाहर सवाल बनने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, तो सैन्य सुधारों को देखने से पहले अगर हम देखें तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले पूछा जाता है ये कई बार, जो दिल्ली सल्तनत की जो इनकी सीमा थी खिलजियों की, वह रावी नदी थी। केवल रावी नदी तक ही ये सीमित थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद में यह रावी नदी से बढ़कर सिंधु नदी हो गई। कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सीमा बढ़कर कितनी हो गई, तो दिल्ली मंगोल जो सीमा थी जिसे हम कहते हैं, तो यह जो है बढ़कर सिंधु नदी तक फैल गई थी। अब हम देखते हैं इसकी समस्याएं और उनमें किए गए सुधार। एक तरफ देखेंगे हम समस्याएं क्या थी और दूसरी तरफ उनके सुधार देखते हैं। तो अगर पहली समस्या हम देखें तो पहली समस्या आती है इसमें कि उस समय जो था केंद्र में नियमित वेतनभोगी विशाल सेना का अभाव था।
तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो था, केंद्र के अंदर कोई भी नियमित सेना नहीं थी, नियमित वेतनभोगी, कोई भी नियमित वेतनभोगी सेना नहीं थी। सेना को जो था भूखंडों के रूप में, या जिसे हम कहते हैं एकता के रूप में जो वेतन प्राप्त होता था, यानी इनको नगद वेतन प्राप्त नहीं होता था, और एक इस नियमित वेतनभोगी इस विशाल सेना का यहाँ पर अभाव था। तो इसको देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें क्या सुधार किए वह देखते हैं। तो इसने क्या किया, सर्वप्रथम केंद्र में एक नियमित वेतनभोगी विशाल सेना का गठन किया। तो यहाँ सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सर्वप्रथम केंद्र में एक नियमित वेतनभोगी विशाल सेना का गठन किसने किया, तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और फरिश्ता द्वारा बताया गया है, इम्पोर्टेंट है कि किसने बताया था, फरिश्ता द्वारा बताया गया कि इसकी सेना में जो है 4,75,000 सैनिक थे। तो इतनी विशाल सेना के लिए इसे कुछ न कुछ इस सेना है उसको संभालने के लिए कुछ न कुछ सुधार आवश्यक थे। और सेनाओं को जो है एक नियमित और वेतनभोगी जो सेना की आवश्यकता थी इसको। अब इसने क्या किया, इसके अलावा एक तो केंद्र में नियमित वेतनभोगी सेना रखी, उसके अलावा इसने यहीं पर एक कार्य और किया, सेना को जो है, सेना को ट्रेनिंग या हम कहें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग हो गया, सेना को ट्रेनिंग है, खाद्य रसद है, वेतन, सेना को ट्रेनिंग, खाद्य रसद, वेतन, इसके अलावा हथियार, ये सभी चीज़ें जो है राज्य द्वारा प्रदत्त कराई जाती थी या राज्य द्वारा दी जाती थी। यानी समय समय पर जो है इसने व्यवस्था करवाई सैनिकों को। ऐसा ना हो कि उनको ट्रेनिंग ही ना मिले और वह जो सैनिक है युद्ध क्षेत्र में या युद्ध कौशल में जो है पिछड़ जाए। तो बार बार इनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करवाना, इनके लिए खाद्य रसद सामग्री यानी उनको खाद्य मुहैया कराया जाना समय पर, और इसके अलावा इनके लिए वेतन की व्यवस्था और हथियार, आधुनिक और सुसज्जित हथियारों से सैनिकों को जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसके अलावा हम देखें तो इसने यहीं पर अपनी सेना जो थी, सेना को मंगोल वर्गीकरण यानी मंगोलों की सेना के आधार पर बांट दिया। दोस्तों मंगोल जो सैनिक थे, मंगोल जो सेना थी वह अपनी सैनिक कुशलता के लिए जानी जाती है। तो इसकी सेना में कुछ नहीं, इसकी सेना में क्या था कि यह जो थे अपनी सेना को 3 टुकड़े में बांट देते थे, 100 की, 1000 की और 10,000 की। 3 टुकड़े में अपनी सेना को बांट देते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है अपनी इस विशाल सेना को इन 3 टुकड़ों में बांटा। क्योंकि क्या होता था कि कभी कभी युद्ध होता था छोटा, लेकिन वहाँ सेना पहुँच जाती थी बहुत भारी मात्रा में। तो इतने सैनिकों में जो खर्च आता है वह जो खर्च है राज्य के ऊपर भारी पड़ता था। तो इसके अलावा इसने क्या किया, सेना को जो है मंगोल वर्गीकरण के आधार पर बांटा कि जहाँ अगर मान लो 100 सैनिकों की आवश्यकता हो तो 100 सैनिक ही वहीं जाते थे। इससे युद्ध क्षेत्र में जो है जो ये अनावश्यक जो खर्चा लगने वाला है, घोड़ों का है, हथियारों का है, वह सभी बच जाता था। खाद्य रसद का है, अगर कहीं 1000 सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो वहाँ वह टुकड़ी जाती थी, और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी की आवश्यकता होती थी तो 10,000 सैनिकों की टुकड़ियाँ वहाँ जाती थी। तो यह था मंगोल सेना जो है वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को बांटता है। और दोस्तों कहा जाता है कि ये जो 10,000 की टुकड़ी की जो है वह तुमन कहते थे। पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसकी 10,000 की जो टुकड़ी की सेना थी उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता था तुमन। और इसकी जो चर्चा है वह अमीर खुसरो करता है। इसी तुमन की चर्चा जो करता है वह अमीर खुसरो करता है। तो अमीर खुसरो ने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा हम देखें यहीं इसने क्या किया कि जैसे नियमित और वेतनभोगी सेना रखी, तो अब सारा नियंत्रण जो है सुल्तान का हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ और बन जाता है इसी में आगे कि सुल्तान का अब जो सेना पर है पूर्ण नियंत्रण हो गया। सुल्तान का सेना पर
पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसके अलावा सुल्तान ने जो है सेना को नवीन यानी नए नए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। सुसज्जित नवीन अस्त्र शस्त्र सेना को जो है सुसज्जित किया, जिनमें अगर हम देखें तो इसने जो हथियार थे इसमें प्रमुख थे मंजनिक, इसके अलावा करदस आदि जो है प्रमुख हथियार थे। इसके अलावा उस काल में जो है मगरीब भी आता था। मंजनिक जो है वह पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। तो यह इंपॉर्टेंट जो नए नए अस्त्र शस्त्र इसको सेना को जो है मुहैया करवाए अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इन हथियारों की जो है ट्रेनिंग की व्यवस्था भी दी, यानी कि जो है समय समय पर इनकी जो सेना की जो है सैनिकों की ट्रेनिंगें होती थी। और इसके अलावा सुल्तान का जब पूर्ण नियंत्रण हो गया था तो सैनिकों का जो प्रमोशन है, हम कहें पदोन्नति या अवनति, तो यह सभी जो है सुल्तान के नियंत्रण में आ गया। और अब सैनिक जो है अपनी योग्यता और कुशलता से यह जो पद है, विभिन्न पद जो है पदोन्नति पाते थे। अगला अगर हम देखें तो दूसरा था सैनिकों को वेतन इक्ता के रूप में मिलता था। तो होता क्या था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो था सैनिकों का वेतन नगद न होकर इक्ता या जिन्हें हम कहते हैं भूखंड के रूप में मिलता था। तो यह जो था अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक बड़ी समस्या थी। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः खत्म कर दिया। अब इसने इसमें सुधार क्या किए, तो इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है कि इसने जो है सैनिकों को नकद वेतन की शुरुआत की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है कि सैनिकों को जो है नगद वेतन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है यह सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत की गई। और इसने जो है यहाँ एकता को पूर्णतः बंद करवा दिया था और नगद वेतन की इसने सैनिकों को अब वेतन जो है नगद मिलने लगा। इसके अलावा इसने अगर कोई सैनिक एक घोड़ा रखता है, जिसे घोड़े को जो है अस्पा बोलते थे, तो उसको 234 टंका मिलता था वार्षिक। एक घोड़ा रखता है तो 234 टंका वार्षिक मिलता था। अगर कोई सैनिक 2 घोड़े रखता है या 2 अस्पा जो सैनिक है तो उसको 234 प्लस 78 एक्स्ट्रा, तो कुल जो है 312 टंका वार्षिक मिलते थे। तो यहाँ हमने देखा कि जो सैनिक थे उनको एकता जो है पूर्णतः बंद कर दी गई, नगद वेतन की शुरुआत की गई और 234 टंका एक घोड़े के लिए और 2 घोड़ों के लिए 312 टंका वार्षिक उनको दिया जाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ जो बनता है वह ये बनता है नगद वेतन की शुरुआत जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। इसके अलावा अगली समस्या अगर हम देखें तो सेना में जो है उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह जो है भ्रष्टाचार विद्यमान था और यह 2 कारणों से था, एक तो घोड़े को लेकर और एक जो है सैनिक को लेकर। सेना में क्या होता था उस समय, जो घोड़े को लेकर क्या समस्या थी, क्या भ्रष्टाचार था कि अगर कभी युद्ध होता है तो सैनिक जो है अपने जो अच्छा घोड़ा है, अच्छी नस्ल का घोड़ा है, उसको ना बेचकर किसी खच्चर को बेच देते थे या कभी बीमार घोड़े को बेच देते थे। तो इसका जो असर है वह युद्ध क्षेत्र में पड़ता था और जो युद्ध होता था उस पर पड़ता था। तो यह जो था घोड़े को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या थी, भ्रष्टाचार था। इसके अलावा सैनिक को लेकर अगर हम देखें तो सैनिकों को लेकर यह था कि किसी सैनिक कोई सैनिक है मान लो सेना में, तो वह खुद न जाकर अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता था या अपने किसी दास को सेना में भेज देता था युद्ध के लिए। तो यह भी जो था सेना में लेकर इसको भ्रष्टाचार था। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दूर किया और इसमें सुधार किया। तो क्या शुरुआत की इसने और क्या सुधार किए वह देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने जो है हुलिया प्रथा की शुरुआत, और यहाँ जो है
इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की। यह वेरी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि हुलिया प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हुलिया प्रथा होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो है सैनिकों का पूरा हुलिया रखा जाता था, उनके रंग, रूप, कद काठी, कोई उनके चोट का निशान तो ना हो, कोई अंग भंग तो ना हो रखा हो, यानी पूरा जो सैनिकों का हुलिया रखा जाता था, उनकी लंबाई चौड़ाई सभी जो है हुलिया, जैसे एक हुलिया हम देखते हैं कि किसी का भी जो है फिजिकल रूप जो होता है, या हुलिया रंग रूप है, कदकाठी है, चोट निशान है, अंग भंग है, कहीं चोट का निशान तो नहीं है, तो ये सारी जो जांच है एक रजिस्टर्ड में एंट्री होती थी। इसकी पूरा हुलिया का जो ब्यौरा है वह सैनिकों का लिखा जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे क्या होता था कि सैनिक जो है, अब वही जो एक्चुअल में जो सैनिक है या वास्तविक जो सैनिक है वही युद्ध में आ पाता था, अगर और उसका जो है पूर्णतः मिलान किया जाता था इसमें कि वह सैनिक वह जो रजिस्टर में अंकित है वही सैनिक है या नहीं है, या उसका हुलिया जो है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यह हुलिया प्रथा थी। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा इसने एक और प्रथा की शुरुआत की, दाग प्रथा। दोस्तों हुलिया प्रथा तो थी वह सैनिकों के लिए थी, और दाग प्रथा थी वह घोड़ों के लिए। दाग प्रथा थी घोड़ों के लिए। अब होता क्या था दाग प्रथा के अंतर्गत कि घोड़ों को जो है एक मोहर से दागा जाता था, क्योंकि घोड़ों को लेकर भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। अब क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने, घोड़ों के लिए एक दाग प्रथा की शुरुआत की। तो घोड़ों को दागा जाता था। उसमें होता क्या था कि एक तरफ सुल्तान की मोहर होती थी, और मान लो वह केंद्र का भी सैनिक है और एक इक्तेदार का भी सैनिक है, तो घोड़ों पर ये दोनों मोहरें लगाई जाती थी, सुल्तान और इक्तेदार की मोहरें लगाई जाती थी। अब वह घोड़ा पहचान, अब अगर युद्ध क्षेत्र में कभी घोड़ा आता है तो वह घोड़ा पहचान में आ जाता था, क्योंकि उस पर मोहर लगी होती थी। तो इससे जो है भ्रष्टाचार जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर घोड़े पर दाग या मोहर, राज्य की जो मोहर ना लगी है, तो फिर उस घोड़े को रिजेक्ट कर दिया जाता था वहीं पे, क्योंकि वह घोड़ा जो है वास्तविक घोड़ा नहीं होता था। तो इस प्रकार ये दोनों जो सुधार है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए। और अगर कोई सैनिक इन दोनों शर्तों को पूरा किया करता था, इन दोनों शर्तों को यानी हुलिया और दाग प्रथा दोनों को शर्तों को पूरा करता था, उसे मुरतब, उसे जो है मुरतब कहा जाता था। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, मुरतब किसे कहते थे? तो जो सैनिक जो है हुलिया और दाग प्रथा दोनों शर्तों को पूरा करता था उसको मुरतब कहा जाता था। तो ये हमने देखा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सेना में घोड़े को लेकर और सैनिक को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए वह हमने देखे। इसने हुलिया प्रथा और दाग प्रथा की शुरुआत की। अगली समस्या हम देखते हैं, वह थी उच्च नस्ल के घोड़ों का अभाव। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने अगली समस्या, इम्पोर्टेंट समस्या थी कि घोड़े जो थे, उच्च नस्ल के घोड़ों का अभाव था। घोड़े जो थे निम्न नस्ल के थे, और अधिकतर उस समय क्या होता, वो भी घोड़े आते थे वह अरब से आते थे, यानी अरबी घोड़ों की नस्ल को जो है अच्छा माना जाता था। अरबी घोड़ों का आयात किया जाता था। अरबी घोड़ों का आयात पूछा जा सकता है, कौन से घोड़े आते थे? तो अरब से आते थे, अरबी घोड़ों का आयात किया जाता था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात अभियान था वह तो उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ से जो उसने कैम्बे और खंबात की खाड़ी से जो घोड़े प्राप्त किए गए, उसका उद्देश्य ये था कि उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले, ताकि वहीं पे जो है उसी बंदरगाह पे अरबी घोड़ों का जो है आयात होता था, अरबी घोड़े आते थे। तो उन अरबी घोड़ों के लिए यानी घोड़ों के लिए ही उसने जो है यह अभियान किया था गुजरात का, उच्च नस्ल के घोड़ों प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके सामने एक समस्या थी कि बार बार जो है घोड़े को आयात अरब से किया जाना था। तो अब उसने इसमें क्या सुधार किए और क्या सॉल्यूशन निकाला इस समस्या का कि जो अरबी घोड़े हैं वह यहीं प्राप्त हो जाए। तो इसने एक विभाग की स्थापना की यहाँ पर, पायगाह विभाग।
विभाग। इसने एक विभाग बनवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है, पूछा जाता कई बार कि पाइगा विभाग की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब ये पाइगा है जो विभाग है वह क्या था, तो इसमें क्या होता था, क्रॉस कराकर, क्रॉस कौन कौन, एक तरफ होते थे अरबी घोड़े और एक तरफ होते थे भारतीय घोड़े। इन दोनों को जो है क्रॉस कराकर एक नए संकर प्रजाति की उत्पत्ति की जाती थी। संकर प्रजाति के घोड़े जो है तैयार किए जाते थे, इनकी उत्पत्ति की जाती थी। संकर प्रजाति के घोड़े की उत्पत्ति की जाती थी। तो उससे क्या होता था, यहाँ पर जो है भारतीयों को जो घोड़े, अब जो घोड़े प्राप्त होंगे वह भारतीय घोड़ों से उच्च होंगे और इनसे थोड़े कम जो है नस्ल के होंगे। यानी भारतीय घोड़ों से तो अच्छे होंगे, इनसे थोड़े कम अच्छे होंगे। अरबी घोड़ों से थोड़े कम अच्छे होंगे, भारतीय घोड़ों से अच्छे होंगे। तो एक प्रसार से कम से कम जो है इनको यहाँ पर घोड़ों के इस आयात से बचे ये कि बार बार जो है अरबी घोड़ों का आयात इनको नहीं करना पड़ा। भारत में ही इस विभाग की स्थापना करवा के इसने जो है एक संकर प्रजाति के घोड़ों की उत्पत्ति की, जहाँ पर अब इनको जो है अच्छी नस्ल के घोड़े प्राप्त होने लग गए। तो यह था पाइगा विभाग, जो कि उच्च नस्ल के घोड़ों का जो अलाउद्दीन खिलजी ने सॉल्यूशन निकाला घोड़ों की प्राप्ति का। अगली समस्या हम देखें तो जो खुम्स होता था, जिसे माल ए गनीमाह भी कहते थे, खुम्स को जो है माल ए गनीमा भी कहा जाता था। तो यह जो खुम्स होता था, खुम्स मतलब लूट का माल या लूट का धन। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले क्या था, इस लूट के माल में सैनिक और केंद्र, इनका हिस्सा था 20। इसका सैनिकों का जो था वह 80 था और केंद्र का जो था 20% था, यानी 4:1 था। क्योंकि लूट में जो है ज़्यादा धन सैनिकों को मिलता था और केवल 20%, यानी मान लो 100 रुपये है, कहीं से 100 टंका इन्होंने लूटा या 100 जीतल लूटा, तो अगर लूट में 100 टंका प्राप्त हुए तो 80 टंका तो सैनिक रखता था और 20 जो है वह केंद्र रखता था। तो यहाँ क्या हो गया, सैनिकों में जो है लूट है, हत्या है, इनकी प्रवृत्ति विद्यमान हो गई कि जितना ज़्यादा हम लूटेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारे कमीशन में या हमारे जो हमको जो पैसा मिलेगा उस अनुपात में बढ़ोतरी होगी। तो इसको जो समझते हुए, समस्या को समझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कुछ सुधार किए, वह देखते हैं। तो इसने इस जो सिचुएशन ये जो था इसको पूर्णतः परिवर्तन कर दिया, इस स्थिति को। अब उसने कहा कि जो लूट में है उसमें केंद्र और सैनिक, केंद्र व सैनिक, तो यहाँ जो है केंद्र का इसने कर दिया 80% और सैनिक का कर दिया 20%। यानी अब जो है लूट के अंदर या जो भी युद्ध होगा और जहाँ से धन प्राप्ति होगी, तो वहाँ पर यानी किसी भी अभियान में अगर धन प्राप्ति होती है तो केंद्र में उसका हिस्सा होगा 80% और सैनिकों को मिलेगा उसका 20। यानी अब यहाँ पर 4:1 उल्टा हो गया, यानी केंद्र का 4 हो गया और सैनिक का 1 हो गया। होता क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पीछे तर्क दिया कि जब मैं इन सैनिकों को नियमित वेतन दे रहा हूँ तो ये तो सैनिक है, इनका काम है युद्ध करना, तो फिर अब इनको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दिया जाए लूट में, क्योंकि इनको जब मैं वार्षिक वेतन दे रहा हूँ, नियमित वेतनभोगी सेना अगर मैंने रखी है, तो अब जो है इनको तो वेतन मिल रहा है युद्ध करने के लिए, तो इनका काम जो युद्ध करने का है उसके अलावा इनको अगर कुछ मिलना चाहिए, तो वह इसने परसेंटेज घटाकर 20% कर दिया, यानी 20 कर दिया। तो यह 4:1 हो गया। और इसके अलावा इसमें इसने सुधार किया कि अब जो है सैनिकों को भी ये नहीं लगता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था लगातार युद्ध रहता था, उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी लगातार, हर साल युद्ध होते थे, हर साल 2 साल में युद्ध होते थे। तो इससे जो है सैनिकों को भी कहीं ना कहीं ये परसेंटेज कम नहीं लगा, क्योंकि ये 20% उनका लगातार युद्धों के कारण इतना हर साल बढ़ता जाता था कि 20 करके। तो इससे इनको इस जो है यह वेतन कभी कम नहीं लगा कि हमको जो है 20% ही मिलता है, क्योंकि यह इस अनुपात में इनको जो है इसमें युद्ध के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती थी। तो यह था खुम्स में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परिवर्तन, जो कि
इसने केंद्र को 80 कर दिया और सैनिकों को 20 कर दिया। यह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो खुम्स के अंतर्गत क्या परिवर्तन किए या अनुपात कितना रखा केंद्र और सैनिक का, तो केंद्र का रखा 80 और सैनिक का रखा 20, यानी 4:1 रखा। अब हम देखते हैं लास्ट इसका जो था एक और समस्या है, वह क्या है। तो क्या होता था, कम वेतन देने पर असंतोष की संभावना। अगली जो समस्या है वह थी कि कम वेतन को देने पर सैनिकों में जो है असंतोष की संभावना हो सकती थी, यानी कि उनको जो है अगर वेतन कम मिलेगा तो उनके सामने मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी समस्या उनके लिए आएगी, मूलभूत सामग्री की समस्या। तो इसको दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसने बाजार व्यवस्था शुरू की, यानी यह जो है बाजार व्यवस्था लेकर आया। बाजार व्यवस्था की शुरुआत कि इसने ऐसे आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बाजार व्यवस्था का पूरा पढ़ेंगे। बाजार व्यवस्था, इसकी राजस्व व्यवस्था। बाजार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर 3 तरह के बाजार थे। और तो यह जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, बाजार व्यवस्था की शुरुआत की सैनिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूर्ति के लिए। और अगर पूछा जाए कि इसने बाजार व्यवस्था की शुरुआत ही क्यों की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है इसके पीछे कि सैनिकों के हित को लेकर पूछा जाता है सवाल कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत क्यों की, तो सैनिकों के हित को लेकर जो इसने बाजार व्यवस्था लाया था। अब बाजार व्यवस्था में इसने किया क्या, इसने यहीं पर है सैनिकों के लिए कैंटीन व्यवस्था शुरू की, यानी कैंटीन व्यवस्था, यानी कम कीमत पर जो है मूलभूत वस्तुएं कम कीमत पर इसी बाजार में है और कैंटीन में कम कीमत पर मूलभूत वस्तुओं की प्राप्ति कम कीमत पर जो है मूलभूत वस्तुओं की प्राप्ति सैनिकों को हो सके, इसके लिए वह सैनिकों के लिए कैंटीन व्यवस्था लेकर आया था। आज भी हम देखते हैं कैंटीन व्यवस्था, जिसमें जो सैनिक हैं उनको हम देखते हैं कि कम कीमत पर जो है पूरी जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो भी सामग्री उनको चाहिए वह प्राप्त हो जाती है। तो एक तरह से सब्सिडी वगैरह जो है सैनिकों के लिए लेकर आया था। और कहीं ना कहीं आज की जो भी ये व्यवस्था, ये भी उसी से अलाउद्दीन खिलजी की जो ये बाजार व्यवस्था थी या कैंटीन व्यवस्था थी उससे प्रभावित थी। तो यह इस प्रकार क्या होता था, सैनिकों को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो थी, उनकी सामग्री थी, वह भी उनसे प्राप्त हो जाती थी सस्ते दामों पर। तो सैनिकों के लिए विशेषकर इसने यह कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत की। तो दोस्तों आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के बारे में, जहां हमने समस्याएं देखी और उनके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार देखे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने जो ये 6 पॉइंट देखे हैं, कहीं ना कहीं अगर सैन्य सुधारों को लेकर सवाल बनते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये जो आज के वीडियो में देखें, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगले जो वीडियो हम देखेंगे वह उसकी नेक्स्ट जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा वह बाजार व्यवस्था को लेकर और इसके अलावा उसकी राजस्व व्यवस्था को लेकर बनाऊंगा। तो उनमें से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वह सारे जो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आते हैं। तो मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और दोस्तों जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में चैनल को जो है वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या कोई कमेंट है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।